हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर स्मृति पांडे। तो कैसे भाई आप सब लोग, और पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। चलिए तो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये बुक अरिहंत पब्लिकेशन। इसमें जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं, इसका सैम्पल पेपर नंबर 5। ये बायोलॉजी की बुक है, आप सबके पास होगी, और इसी से हम लोग सारे सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करवाते हैं। तो बेटा, आज टर्म है आपके सैम्पल पेपर 5 के बारे में डिस्कस करने का। चलिए हम लोग देखते हैं। सेम सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, ये आपकी बुक मेंशन है, ये जो वही बुक है, इसी से हम लोग सारे क्वेश्चंस कराते हैं। इसमें सारे 10 के 10 सैम्पल पेपर दिए हैं और हम लोग इससे प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। जैसे हर पेपर में दिया होता है, आपको पता ही है, जितना सैम्पल पेपर है ये पूरा सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर आपके बोर्ड्स के लिए रिलीज किया था उसी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सेम आपको पता ही है। कितने सेक्शंस होने वाले हैं बच्चों? 3 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ओवरऑल क्वेश्चंस कितने होंगे? 60 क्वेश्चंस होंगे। करने कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 50। नाउ सी, सेक्शन ए जो है इसमें 24 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 20 क्वेश्चन। सेक्शन बी जो है इसमें भी 24 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन सी जो है इसमें 12 क्वेश्चन है, और इसी में केस स्टडी वाला भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक केस स्टडी दी होगी जिसमें रिलेटेड 6 क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, और इसमें से करने हैं सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन होगा, उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं। टाइम अलाउड कितना है बेटा? टाइम जो आपको अलाउ किया गया है दैट इज 90 मिनट 1.5 आवर। इसी ड्यूरेशन में आपको पेपर अपना कंप्लीट करना है। मार्क्स आपको 35 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। इसमें हर एक क्वेश्चन जो है वो 0.7 मार्क्स का है। ओके, और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। 20 और 10 क्वेश्चन करके आने हैं हर सेक्शन से, ठीक है, जिस सेक्शन में जितना दिया है। फिर यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है जो आपको एडमिट कार्ड में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो भाई थी कुछ बेसिक डिटेल्स जो आपके क्लास 12th के बायोलॉजी के पेपर के लिए है, ठीक है। नाउ सबसे पहले अगर हम लोग सेक्शन ए देखें, तो सेक्शन ए जो है इसमें आपके आने वाले हैं पूरे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों? इसमें आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 24, और करना कितना है? सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं इस सेक्शन से। जो फर्स्ट अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन होंगे वही आपका इवैल्यूएशन होगा, मतलब उसी पे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अगर आपने 21, 22 कर दिया है तो उस पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो भाई रही कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो पेपर में आपको दी हुई है। चलिए अब जरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 60 क्वेश्चंस है पूरे, हम लोग पूरे 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम लोग कितनी तैयारी करके रखे हैं। आप चाहो तो आप वन सिटिंग में बैठ के ट्राई कर सकते हो। क्या 90 मिनट्स में आपसे 50 क्वेश्चन पूरे हो जा रहे? 60 क्वेश्चंस आप पूरे पढ़ ले रहे हो। लेकिन बच्चों ये भी है कि जो पहले 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते थे, उसकी जगह अब आपको 20 मिनट्स मिलेंगे, ठीक। तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर रीड करना है। नाउ यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, एन ओव्यूल इज। ओव्यूल क्या होता है बच्चों? ओव्यूल जो होता है ये इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है ना। जो ओव्यूल होता है आपका, जो प्लांट के फ्लावर्स के ओव्यूल होते हैं, प्लांट के ओव्यूल होते हैं, ये क्या होते हैं? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। क्लियर? तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? फर्स्ट, ठीक है। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये आ गया है हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। बहुत इजी होता है, आप सबको पता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। द गिवन डायग्राम शोज डिस्चार्ज ऑफ गैमेट इन द एग apparatus, आइडेंटिफाई लेबल पार्ट ए, बी एंड सी। हमें इसकी लेबलिंग और इसकी लेबलिंग करनी है, ए, बी और सी की। तो बच्चों यहाँ पे बताओ, आप पहले डायग्राम देख लो अच्छे से, उसके बाद समझ जाओ किसमें क्या नाम लिखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ए पे आपका क्या है बच्चों? ये क्या है आपका? ये पोलर न्यूक्लियाई है ना। बी पे क्या है बच्चों? दैट इज मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या होते हैं? पॉलिन ग्रेन्स होते हैं ना आपके, जो फीमेल फ्लावर के पास आते हैं और वो उसको फिर फर्टिलाइज करते हैं। नाउ सी पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है बेटा? ये है सिनर्जिड सेल।
ठीक है, तो ये ए आपका हो गया पोलर न्यूक्लियाई, बी आपका हो गया मेल गैमेट्स, ठीक, और सी क्या है, सिनर्जिड सेल्स। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको ए पे पोलर न्यूक्लियाई मिल रहा है, बी पे फीमेल गैमेट्स, तो ये तो होगा नहीं। ओके, ए पे आपको मेल गैमेट, तो ए पे मेल गैमेट है नहीं, पोलर न्यूक्लियाई है। यहाँ पे ए पे सिनर्जिड सेल मिल रहा है, यहाँ पे ए पे पोलर न्यूक्लियाई मिल रहा है, फिर बी पे मेल गैमेट्स और सी पे सिनर्जिड सेल। इस हिसाब से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, डी। क्लियर, ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि डायग्राम बेस्ड था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी क्या होता है बच्चों, देखो पॉलिनेशन के बारे में बात हो रही है। क्लिस्टोगैमी क्या होता है, ये इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, और क्लोज होने के साथ साथ ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब फ्लावर में ही मेल और फीमेल पार्ट दोनों अवेलेबल होता है, ठीक है, और ये कभी ओपन नहीं होते, नेवर ओपन, मतलब ये कभी भी ओपन नहीं हो सकते, ये हमेशा क्लोज होते हैं। इनके पास मेल और फीमेल गैमेट आपस में ही अंदर रहते हैं, जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं ये आपस में ही रहते हैं और बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। अब फ्लावर ही सोचो कितना बड़ा होता है, तो उस फ्लावर में ही जब मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, तो वो एंथर और स्टिग्मा बहुत पास पास होते हैं इसमें, ठीक है। तो इनको क्या किसी पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होगी भाई, जब इनका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों एक ही फ्लावर में है तो इनको पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये खुद से पॉलिनेशन कर लेते हैं। क्लियर, मेनली अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, ठंडियां आ रही हैं, आप क्या प्रेफर करते हो खाना, आप हर जगह देखते हो मूंगफली मिलती है, पीनट्स, है ना, तो ये पीनट्स में आपको मिल जाएगा, बीन्स में मिल जाएगा, वहाँ पे पीनट्स और बीन्स में ये वाले पॉलिनेशन होते हैं, मतलब क्लिस्टोगैमी होता है उसमें। ओके, पॉलिनेशन कैसे होगा बेटा, उसको कोई पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसको किसी सोर्स नहीं चाहिए या मीडियम नहीं चाहिए जिससे वो पॉलिन ग्रेन्स को ला सके, उसके पास तो खुद ही अवेलेबल है, तो जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात कि वो हमेशा क्लोज रहते हैं, फाइन। तो यहाँ पे देखिए हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्या जेनेटिक वेरिएबिलिटी हाई होगी, हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी कब होती है, जब कुछ चेंजेस होते हैं जीन्स में, तब, तो ये तो होगा नहीं। मोर विगरस ऑफ स्प्रिंग, ये भी नहीं होगा। नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर, ये देखिए ये सही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। कुछ बेटा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, बट अगर आपने पॉलिनेशन अच्छे से पढ़ा होता तो वो भी कर लेते। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by, कह रहे हैं वो फ्लावर्स जिनमें सिंगल ओव्यूल होता है, ओके, इन द ओवरी, ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है और ये पैक्ड होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, ये यूजुअली किससे पॉलिनेटेड होते हैं, किससे पॉलिनेटेड होंगे बेटा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मेनली वो पॉलिनेटर्स होते हैं, या पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा होगा, यहाँ पे विंड होगा, क्योंकि इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना ये बहुत लाइट वेट के होते हैं, स्टिकी नहीं होते हैं, नॉन स्टिकी, मतलब कि जैसे कोई बी आया या कुछ भी आया तो उस पर अटैच नहीं हो पाता। स्टिकी पॉलन ग्रेन्स तो वही होते हैं ना जो एनिमल्स पे अटैच हो जाते हैं उनकी बॉडी पे, तो ये तो वो होते नहीं है, ये विंड के थ्रू फ्लो ऑफ करके नेक्स्ट फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। ओके, तो फ्लावर जिसके पास सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी में, ये पैक्ड होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, इनको कौन पॉलिनेट करता है, विंड। क्लियर, इजी क्वेश्चन था ये, विंड वाले पॉलिनेशन वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके बेटा, जितने भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं और मीडियम क्या है या फिर कौन से फ्लावर्स हो रहे, किस कैटेगरी के हो रहे, ये बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके चलिए, अगर मेनली आपको उसकी टेक्निक पता होगी ना कि क्या है तो आप कर लोगे। टेक्निक इन द सेंस कि मीडियम क्या है, कैसे हो रहा है उन पे पॉलिनेशन, तो वो आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर एक्स एंड वाई, मतलब हमें बताना है, ये देखो ये है एक्स और ये है वाई, तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है इन दोनों के लिए। एक्स क्या है बेटा, ये एक्स है, तो ये क्या है, पेपेवर है, और वाई क्या है, मैकालिया है, ठीक है। अब लेट्स सी ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, एक्स इज अ टाइप ऑफ पिस्टल प्रेजेंट इन मैकालिया, एक्स क्या है, पेपेवर है, तो एक्स यहाँ पे तो मैकालिया दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं,
है ना। नाउ नेक्स्ट देखिए, तो ये कह रहे हैं एक्स इज अ टाइप ऑफ पिस्टल प्रेजेंट इन पेपेवर। एक्स टाइप की पिस्टल किस में प्रेजेंट होती है? पेपेवर में। इसका मतलब कि ये सही लिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं वाई इज अ टाइप ऑफ पिस्टल प्रेजेंट इन मिकालिया। तो वाई मिकालिया है और इसकी पिस्टल कैसी प्रेजेंट होती है? ये एक टाइप की पिस्टल होती है जो प्रेजेंट होती है मिकालिया में, ठीक है। इट मीन्स कि आपका सेकेंड और थर्ड दोनों सही है। अच्छा ये बताओ इनमें कार्पेलरी कैसी होती है? तो इनमें मल्टी कार्पेलरी होती है दोनों में। क्लियर? तो ये सेकेंड और थर्ड आपका सही है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी दिया हुआ है, दैट इज करेक्ट। क्लियर? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़ने। स्क्रोटम कीप्स द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस अबव 9 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्या ये सही लिखा हुआ है? तो ये तो होता नहीं है ना बच्चों। ये कितना होता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। ये होता है ना लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ओके, नाउ अगर बात करें, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 5 to 6 हाईली कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूबल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। तो ये क्या 5 to 6 होते हैं? नहीं भाई, ये कितने होते हैं? 1 to 3 होते हैं ना। हर जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है ये कंटेन करता है 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनिफेरस ट्यूबल, जिसमें स्पर्म्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? नाउ seminiferous tubule is the structural and functional unit of testis in which sperms are produced। तो ये तो सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है Sertoli cells are activated by FSH secreted by adenohypophysis। क्लियर? FSH क्या होता है? Follicle stimulating hormone, है ना। Which of the above statement are incorrect? हमें बताना है कि इनमें से जो चारों स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कि गलत है। ठीक है बच्चों, तो बताइए कौन सा होगा? ये जो फर्स्ट और सेकंड आपको दिख रहा है, क्या ये दोनों गलत है ना। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में देखते हैं हम लोग कहाँ हैं। तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर? इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस चार्ट में देखना है क्या पूछ रहे हैं और हमें क्या बताना है। सी स्टडी द चार्ट गिवन बिलो। ये चार्ट दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं ये ब्लास्टोसिस्ट है, कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल। ब्लास्टोसिस्ट कितने टाइप के सेल को कंटेन करता है? 2 टाइप का, ए और बी। ए क्या है बच्चों? ए क्या है? ए जो है यहाँ पे आपका देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन कंटेनिंग द करेंट आइडेंटिफाई ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे हमें ए और बी का आइडेंटिफिकेशन बताना है कि क्या होगा। ओके, तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है बेटा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये तो आपको पता है। एक क्या होता है? आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। आउटर लेयर जो होता है वो क्या होता है? आउटर लेयर जो होता है वो ट्रोपोब्लास्ट होता है, ठीक है ना, जो अटैच हो जाता है किससे? एंडोमेट्रियम से। ट्रोपोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इनर सेल मास कहे जाते हैं। ओके, तो लेट्स सी ए पे हमें कहाँ ट्रोपोब्लास्ट मिल रहा है और बी पे इनर सेल मास। यहाँ पे देखिए ए पे ही आपका ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास मिल रहा है। क्लियर? चलिए इजी क्वेश्चंस हैं, बट आगे देखते हैं, क्या पता कुछ टफ क्वेश्चन मिल जाए भाई, कुछ कह नहीं सकते ना। फाइन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? स्पर्म फॉर्मेशन का क्वेश्चन है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है स्पर्म फॉर्मेशन से। चलिए भाई देखते हैं। इसके लिए हमने आपके लिए एक डायग्राम लगा रखा है यहाँ पे। देखो करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? सबसे पहले फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोगोनिया का, है ना, स्पर्मेटोगोनिया का। स्पर्मेटोगोनिया में जब माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है, और ये कब होता है? प्यूबर्टी के टाइम पे। क्लियर? नाउ अब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस डिफरेंशिएशन होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, और उसमें जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। क्लियर? इसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन तो हो गया, इसके बाद क्या होगा? सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या मिलता है हमें? स्पर्मेटिड्स मिलते हैं। ओके, उसके बाद उसमें डिफरेंशिएशन होता है और फिर हमें मिलता है स्पर्मेटोजोआ।
नाउ सी एक और चीज, क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं? तो स्पर्मेटोगोनिया में कितने होते हैं? 46। स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में आते हैं, उसके बाद जब उसमें फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, तो वहां पे 23 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। उसके बाद स्पर्मेटिड्स के पास भी उतने ही क्रोमोसोम होंगे, बढ़ तो जाएंगे नहीं, टिल जब तक ये फर्टिलाइज नहीं हो जाता है एग से, ओवा से, तब तक ये 23 ही रहते हैं। ओके तो सबसे पहले क्या बना बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट्स, फिर स्पर्मेटिड्स और फिर स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? अब चलिए जरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या हमारा सही है? विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? बताओ बच्चों क्या होगा? करेक्ट सीक्वेंस क्या था स्पर्म फॉर्मेशन का, वो आपको बताना है। ओके चलिए देखिए यहाँ पे, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। इसके बाद आपको मिल रहा है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड। सी पे मिल रहा है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड। ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। यही मिल रहा है ना? यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सी सबसे पहले क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? तो ये रहा पूरा स्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस। अच्छा ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? प्लेसेंटा का फंक्शन बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है। फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो। तो ये तो प्लेसेंटा करता ही है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की ही सप्लाई तो करता है मदर बॉडी से जो फीटस होता है उसको सप्लाई करता है। सिक्रीट ऊस्ट्रोजन, ऊस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है। फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो। ये क्या फैसिलिटेट करता है? जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एम्ब्रियो से उसको बाहर निकालता है, ये भी करता है। इट मीन्स कि प्लेसेंटा का ओवरऑल फंक्शन देखें तो क्या होता है, वो उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, और जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है और कोई वेस्ट मटेरियल है तो वो एम्ब्रियो से उसको दूर भी करता है। नेक्स्ट है सिक्रीट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। क्या वो ऑक्सीटोसिन को भी सिक्रीट करता है? नहीं भाई, पार्चुरेशन के टाइम पे तो नहीं करता ना, वहां पे कौन करता है? जो मैटरनल पिट्यूटरी होते हैं वो सिक्रीट करते हैं ऑक्सीटोसिन को। ओके पार्चुरेशन के टाइम पे। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें क्या पूछा जा रहा है? नॉट द फंक्शन, प्लेसेंटा का जो फंक्शन नहीं है, तो ये प्लेसेंटा का फंक्शन नहीं है। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लैक्टेशनल एमनियोरिया इज द, लैक्टेशनल एमनियोरिया के बारे में पूछा हुआ है। लेट्स सी क्या पूछा हुआ है यहाँ पे। एब्सेंस ऑफ मेंसेस इन अडल्ट एज, मतलब मेंस्ट्रुअल की बात हो रही है कि क्या अडल्ट एज में मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है या एब्सेंट हो जाता है। एब्सेंस ऑफ मेंसेस इन एल्डरली एज, एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग लैक्टेशन, नो मेंसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखो लैक्टेशनल एमनियोरिया क्या होता है? जब पार्चुरेशन हो जाता है, फीटस फीमेल बॉडी के बाहर आ जाता है, मदर की बॉडी से सेपरेट हो जाता है, तो फीमेल के जो ब्रेस्ट होते हैं वो सिक्रीट करते हैं मिल्क। ओके तो वहां पे क्या होता है, लैक्टेशनल एमनियोरिया जो होता है उस ड्यूरेशन में टिल जब तक बेबी मदर वूम पे लाइव है, सॉरी मदर वूम नहीं, मदर मिल्क पे है, सर्वाइव कर रहा है, तो वहां पे मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल उस टाइम पे नहीं होती है। तो एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन पीरियड तक मेंसेस नहीं होते, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रन करती है। क्लियर? ओके ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और ये डायग्राम आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। लग रहा है बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये चार्ट है ना। सी the following graph show relative concentration of 4 hormones present in the blood plasma of a woman during her menstrual cycle। डायग्राम देखे तो अब आप पता ही कर लोगे कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें हार्मोन्स के बारे में पूछा जा रहा है। आइडेंटिफाई द हार्मोन्स ए बी सी, हार्मोन्स ए बी और सी के बारे में बताना है और डी के बारे में भी बताना है।
सी, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे, ठीक है। 28 डेज का चार्ट दिया हुआ है। अब हमें बताना है कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं। देखो, सबसे पहले कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है बेटा? सबसे पहले जो 28 डेज की साइकिल होती है मेंस्ट्रुएशन में, उसमें जो सबसे पहले हार्मोन का सिक्रीशन होता है दैट इज FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। ये कब से कब तक होता है? देखो, ये पूरा टाइम होता रहता है टिल जब तक कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो ओवरऑल टाइम है ना उसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं। ये डायग्राम किसका है? ये जो चार्ट है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, जो कि 28 डेज तक होता है ना, वुमेन्स बॉडी में 28 डेज तक होता है। नाउ अब अगर यहाँ बी पे देखें, ये देखो, ये 11th डे की बात हो रही है। यहाँ पे क्या होता है बेटा? ऊस्ट्रोजन रिलीज होता है। नाउ सी पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये देखो 13th 14th डे, ये कौन सा डे होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है इस टाइम पे पीक पे होता है, सबसे ज्यादा होता है। और अगर हम लोग डी की बात करें तो ये क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। क्लियर? तो चलिए आंसर मैच करा लेते हैं हम लोग का। ए पे आपको देखिए FSH यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ओके। तो बी पे देखते हैं, बी पे कह रहे हैं यहाँ प्रोजेस्टेरोन है, तो बी पे तो प्रोजेस्टेरोन होगा नहीं, बी पे क्या है? ऊस्ट्रोजन है। यहाँ देखिए बी पे ऊस्ट्रोजन मिल रहा है, सी पे क्या मिल रहा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और डी पे प्रोजेस्टेरोन। इट मींस कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हाँ बेटा, इसके लिए ये पता होना चाहिए कि किस फेज में, या कभी हो सकता है फेज पूछ दे कि कौन सा फेज चल रहा है, या कभी डायरेक्ट हो सकता है जैसे इसमें हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हार्मोन से भी आ सकता है, या हो सकता है सिर्फ पर्टिकुलर सारा ये ग्राफ दे दे और यहाँ पे आपसे सी से या डी पे सिर्फ हार्मोन पूछ ले। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका जेनेटिक्स से, है ना। द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन इज, फेनोटाइपिक रेशियो जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में क्या मिलता है? क्या मिलता है बेटा? 3:1, ओके। और अगर ये फेनोटाइपिक पूछा है, जीनोटाइपिक की बात करें तो जीनोटाइपिक पे हमें क्या मिलेगा? तो जीनोटाइपिक में हमें 1:2:1 मिलता है ना। ये हमें जीनोटाइप में मिलता है, ये हमें फेनोटाइप में मिलता है। पूछा किसका जा रहा है बेटा? फेनोटाइपिक रेशियो, ओके। तो ये आपका 3:1। क्लियर? ये नहीं है, ये तब होगा जब हमें जीनोटाइप के बारे में पूछा जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। भाई क्या होगा यहाँ पे? सी, ऐसा क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी दिया हुआ है, जो CBSE का सैंपल पेपर। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ टेस्ट क्रॉस करेक्टली? इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो रिप्रेजेंट करता है टेस्ट क्रॉस को करेक्टली, सही। क्या होता है बेटा? जो टेस्ट क्रॉस होता है वो किस में होता है? क्या वो होमोजाइगस में होता है या हेट्रोजाइगस पेरेंट्स में होता है? तो अगर हम लोग टेस्ट क्रॉस की बात करें तो वो हेट्रोजाइगस पेरेंट्स में होता है और रिसेसिव में होता है, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टेस्ट क्रॉस। तो बेटा बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? सी, ये देखिए पहला वाला दिया है बी, ये क्या है? हेट्रोजाइगस है और ये रिसेसिव है ना। एक मिनट, ये हेट्रोजाइगस और ये रिसेसिव। बाकी अगर ऑप्शंस अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये तो है तो हेट्रोजाइगस, पर ये क्या है? डोमिनेंट है। यहाँ पे देखिए ये भी हेट्रोजाइगस है, बट ये भी हेट्रोजाइगस है, मतलब अलग अलग है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये होमोजाइगस है और ये क्या है? रिसेसिव है। कंडीशन क्या होती है? हेट्रोजाइगस होना चाहिए और रिसेसिव होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? ए होगा ना। देख लो भाई, यही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाती है बेटा, तो थोड़ा ध्यान से आप करिएगा, बाकी तो देखा जाएगा। अच्छा, कह रहे हैं सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए। नाउ सी, का इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
टाइटली लिंक जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर लिंकेज। क्या जो टाइटली लिंक जीन होते हैं सेम क्रोमोसोम में वो हायर लिंकेज शो करते हैं? ये फ्यू लिंकेज शो करते हैं, थोड़ा लिंकेज होगा, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन। जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम सो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेंट। ये तो उल्टा दिया हुआ है, जीन फार अपार्ट जो होते हैं सेम क्रोमोसोम पे ये वेरी फ्यू नहीं वेरी हाई रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। एक मिनट, ये क्या होगा? फ्यू, ओके, और यहाँ पे क्या होगा? हाई, ज्यादा। नाउ जीन क्लोजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशन। तो ये सिमिलर रिकॉम्बिनेशन नहीं शो करते, ये रिकॉम्बिनेशन जो होता है इनका हाई होता है। फाइन, तो इस हिसाब से हम देखें तो हमें तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत मिल गया। नाउ लेट्स कोड्स देखते हैं 1 and 2। तो 1 and 2 तो गलत है ही, 2 and 3, 2 and 3, 1 and 3, लास्ट में दिया है 1 2 3 and 4। बेटा फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ नहीं दिया हुआ है तो ये तो मतलब है नहीं, मिसप्रिंट हो गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 and 3 ये सही है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा थोड़े टफ होते गए, तो भाई कब तक इजी इजी क्वेश्चन करोगे, थोड़े टफ पे भी आ जाओ, है ना। चलो अच्छा देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है आपका ब्लड ग्रुप से। क्या है इसमें देख लिया जाए। अ पर्सन विथ अ ब्लड ग्रुप मे सेफली रिसीव अ ट्रांसफ्यूजन ऑफ, कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा। कह रहे हैं अ पर्सन है जिनका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, ये सेफली किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं और ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। तो ये किससे रिसीव करेंगे बेटा? या तो ये अपने जो टाइप का ब्लड ग्रुप है ए, या तो उससे रिसीव करें या फिर ओ से। ओ जो होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। तो यहाँ पे देखो टाइप ए बी से तो ले नहीं सकते, है ना, टाइप ए एंड ओ, तो ये टाइप ए एंड ओ से लेंगे। ये बात तो सबको पता है ना। ए जो होता है वो ए वाले से ले सकता है ब्लड, क्योंकि वो क्या होते हैं? भाई भाई होते हैं, तो वो आपस में शेयर कर लेते हैं। बट ओ जो होता है वो उनका फ्रेंड होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, पता है ना ये चीज, तो वो उनसे भी ले सकता है। बट क्या ओ वाला ए से ले सकता है? नहीं, ओ वाला नहीं ले सकता। ए बी वाला जो होता है ब्लड ग्रुप ए बी, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, मतलब वो ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है। क्लियर? तो आपको पता है टाइप ओ क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर, और टाइप ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लग रहा है ब्लड ग्रुप से ही है, और ये सही बात है कि ये ब्लड ग्रुप से ही है। द पॉपुलर ब्लड ग्रुपिंग कॉल्ड द ABO ग्रुपिंग। जो पॉपुलर ब्लड ग्रुप है वो ABO ही तो है। ए होता है, बी होता है, ओ होता है और AB होता है, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। नाउ इज नेम्ड ABO एंड नॉट ABC। कह रहे हैं उसका नाम ABO पड़ा, ABC नहीं पड़ा। द O इन इट, जो वहां पे O ब्लड ग्रुप होता है वो क्या रेफर करता है? ठीक है, ये बताना है बेटा आपको कि जो O ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या रेफर करता है। नाउ सी ऑप्शन क्या दिए हुए हैं आपको। ओवर डोमिनेंस ऑफ दीज टाइप ऑफ जीन फॉर ए एंड बी टाइप। क्या वो ओवर डोमिनेंस होते हैं ऑफ टाइप ऑफ जीन ए एंड बी? ऐसा तो होता नहीं है। नो एंटीजन ऑफ ए एंड बी ऑन आरबीसी। तो ओ के पास क्या होता है? कोई एंटीजन नहीं होता है ना, ना ए का एंटीजन होता है ना बी का एंटीजन होता है। तो उसके जो आरबीसी होते हैं ए और बी वाले उसमें प्रेजेंट नहीं होते। सो नो एंटीजन ऑफ ए एंड बी ऑन आरबीसी। क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए ब्लड ग्रुप वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, पढ़ लेना, ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं और इनकी डिस्कवरी दी हुई है। अब इसमें शायद आपको करेक्ट या इनकरेक्ट कुछ बताना है। लेट्स सी। 2 कॉलम 1 and 2, 1 and 2 कॉलम दिए हुए हैं, आर गिवन बिलो where column 1 contains some scientist name while column 2 contain their discovery। कॉलम 1 में क्या है? साइंटिस्ट के नेम है, और कॉलम 2 में क्या है? उनकी डिस्कवरीज है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर ऑफ साइंटिस्ट एंड हिज डिस्कवरी। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, जो
गलत है, जो गलत पेयरिंग हो गई है वो आइडेंटिफाई करना है, मतलब साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी जो है वो गलत हो गई। चलिए, ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था बेटा, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये तो सही है। स्टर्न एंड बावरी ये क्या करते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी सही है। हैंकिंग डिस्कवर्ड एक्स बॉडी, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है डी व्रीज एंड लिंकेज, तो डी व्रीज ने क्या किया था बच्चों, डी व्रीज और यहाँ पे लिंकेज दिया हुआ है। अच्छा, लिंकेज को किसने डिस्कवर किया था, तो लिंकेज की अगर हम लोग बात करें तो इसको मॉर्गन साहब ने किया था। क्लियर, मॉर्गन ने किया था। डी व्रीज ने क्या किया था बेटा, तो इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, म्यूटेशन थ्योरी, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। क्लियर, तो इसके आपको सही आंसर करने पे, मतलब गलत ढूंढोगे तो नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग छोटे बचपन में क्या करते थे, सही और गलत ढूंढते थे ना खेल खेल में, तो वहां पे उसके आपको नंबर मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DNA fingerprinting involves separation of negatively charged DNA fragment based on their size using, देखो बेटा यही क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पूछी जा रही है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उनमें सेपरेशन जो होता है, क्या सेपरेट होता है, नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं बेस्ड ऑन देयर साइज, अपनी साइज की बेसिस पे। ठीक है, अब इसमें क्या यूज होता है, तो यहाँ पे क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होते हैं इसको यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस को, ताकि वो नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है उसको सेपरेट कर सके अकॉर्डिंग टू देयर साइज। क्लियर, तो ये जो टेक्निक्स हैं आपकी बुक में, जो थ्योरीज हैं या जो टेक्निक्स हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना। हो सकता है यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस की जगह उसका कुछ और स्टेटमेंट लिख दे तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which among the following is due to the which among the following is a factor due to which the two strands of a long DNA molecule fail to separate in its entire length? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए देखते हैं। कह रहे हैं ये जो फॉलोइंग फैक्टर हैं, इनमें से जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, तो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो इंटायर लेंथ तक क्यों नहीं सेपरेट हो सकता भाई, ये पूछा जा रहा है। देखो क्या होता है, डीएनए अगर इंटायर लेंथ तक सेपरेट होने लगेगा तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सो इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी, इसीलिए वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करता है, सेफ जोन में रखा रहता है। ठीक है, कोई भी होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग ही है, तो अगर हम लोग पैसे की बात करें तो हम लोग पैसे को क्या अपने पूरा यूज़ कर डालते नहीं, कुछ सेविंग्स सब कोई अपने पास रखते हैं। जैसे आपको भी पॉकेट मनी मिलती होगी, तो आपको अगर मान लीजिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ खरीदना होता है, लेना होता है, तो आप वो ले लेते हो, लेकिन कुछ सेविंग्स अपने पास रखते हो ना। तो सेम ऐसे ही ये भी, इसको भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से ये पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है। ठीक है, सो इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आरएनए, टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए के बारे में पूछा जा रहा है और करेक्ट पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट नहीं। क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन देखो। सी, इट बाइंड विथ अमाइनो एसिड एट इट्स 3', इट हैज 5 डबल स्टैंडर्ड रीजन, इट लुक्स लाइक क्लोवर लीफ इन द 3D स्ट्रक्चर एंड ईच टीआरएनए कंटेन 4 अनपेयर्ड बेसिस। इसमें से सही बताना है। देखो क्या होता है, जो टीआरएनए होता है ये कंटेन करते हैं 4 अनपेयर्ड बेसिस को, तो हमें क्या बताना था, करेक्ट, और करेक्ट क्या होगा, यही करेक्ट होगा, है ना। चलिए, तो ये आपके सही आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। विथ रिगार्ड्स टू मैच्योर एमआरएनए इन यूकैरियोट्स, अगर हम लोग मैच्योर एमआरएनए की बात करें, किसमें, यूकैरियोट्स में, है ना। क्या कह रहे हैं, एक्सॉन एंड इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए, एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए, इंट्रॉन अपीयर बट एक्सॉन डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर आरएनए, और बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन अपीयर इन द मैच्योर आरएनए।
देखो क्या होता है, जब अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्सॉन और इंट्रॉन का अपीयरेंस पूछा जा रहा है कि कैसा होता है, ठीक है, एमआरएनए का। ओके, नाउ अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो मैच्योर एमआरएनए में जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें एक्सॉन तो अपीयर होते हैं बट इंट्रॉन जो होते हैं वो अपीयर नहीं होते, सो इंट्रॉन्स आर नॉट अपीयर। ना कहाँ ढूंढे ऑप्शन हम लोग, एक्सॉन एंड इंट्रॉन डू नॉट अपीयर, ये तो कह रहे हैं दोनों ही अपीयर नहीं होते, तो एक तो अपीयर होता है भाई, दूसरे को ही गायब करो, एक को तो रहने दो। दूसरे पे देखते हैं, एक्सॉन अपीयर बट इंट्रॉन डू नॉट अपीयर। ये देखिए यहाँ पे सही लिखा हुआ है, एक्सॉन जो होता है वो अपीयर होता है बट इंट्रॉन जो होता है वो अपीयर नहीं होता है। कहाँ पे, मैच्योर आरएनए में, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी। क्लियर। चलिए देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द ह्यूमन क्रोमोसोम विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन इन देम इज। ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में बात की जा रही है और पूछा जा रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन किस में होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्रोमोसोम 21, क्रोमोसोम एक्स, क्रोमोसोम 1 एंड क्रोमोसोम वाई। अच्छा ये बताओ सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन जीन्स किस में होते हैं, तो वो होते हैं क्रोमोसोम 1 में, और ये कितने होते हैं, 2, 9, 6, 8 इतने होते हैं। ये होते हैं बेटा मैक्सिमम होते हैं, और एक होते हैं मिनिमम। मिनिमम किस में होते हैं, तो वो होते हैं क्रोमोसोम वाई में, और ये होते हैं 231। ये कितने होते हैं, ये सबसे मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स कहाँ मिले बेटा, हमें क्रोमोसोम 1 पे, और ये कितने होते हैं, 2, 9, 6, 8। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्रोमोसोम 1 सही होगा। चलो भाई ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना एवरी एट ऑल का, उन्हीं के एक्सपेरिमेंट से है। सी द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय एवरी एट ऑल ऑन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हैज प्रूव कंक्लूसिवली दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। मतलब इनके जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था एवरी एट ऑल ने, एवरी और उनके ग्रुप ने, तो उसमें हमें बताना है कि इसमें कैसे प्रूव हुआ था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। क्या लिया था बेटा इन्होंने लिया था एक रफ आर क्या है, रफ है ना, और एस क्या है, स्मूथ है। रफ जो है दैट इज हार्मलेस और स्मूथ जो है वो वायलेंट है। अब क्या हुआ था, जब एस को आर के साथ मिलाया गया था, आर के कल्चर के साथ, तो एस का जो स्ट्रेन था उसमें क्या चेंजेस आए थे, तो उसमें जो चेंजेस आए थे वो सिर्फ डीएनए की वजह से आए थे। बाकी जब प्रोटीन और आरएनए मिलाया गया था तो चेंजेस नहीं देखने को मिले थे। ओके, तो इस हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं, लाइव आर स्ट्रेन, ओके, डीएनए फ्रॉम एस स्ट्रेन, और डीएनए हमें मिले थे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्टली मैच कर रहा है। क्लियर, तो ये आपका सही आंसर होगा। मतलब ओवरऑल इसमें एक्सपेरिमेंट का आपको रिजल्ट बताना है या इक्वेशन या रिएक्शन बतानी है कि क्या हो सकता है यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दे और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ओके, तो बेटा पढ़ लेना, एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देख के आप लोग घबराते तो नहीं हो, घबराया मत करो, डायग्राम वाले बहुत इजी क्वेश्चन होते। फाइन, नाउ आइडेंटिफाई द आरएनए एंड इट्स अमाइनो एसिड व्हिच विल एक्टिवेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूएसी ऑन एमआरएनए। देखो यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे दिया है बी, ये क्या दिया है, यूएसी। अब बताओ यूएसी का क्या होगा, यू का क्या होता है ए, और ए का क्या होगा यू, सी का क्या होगा जी। फाइन, तो ए यू जी हमें मिल गया, क्या मिल गया, ए यू जी। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अगर हम लोग ए यू एंड जी, क्लियर। अब ये तो हमें ए पे मिल गया। फाइन, अब यहाँ पे बी पे देखो क्या होगा, तो बी पे क्या होगा बेटा, बी पे होगा टायरोसिन, है ना, यहाँ पे क्या होगा टायरोसिन। क्लियर, चलिए आंसर ढूंढते हैं। पहले आपको देखिए पहले पे ही मिल रहा है ए यू जी एंड टी वाई आर मतलब टायरोसिन, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कर लोगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, बहुत सोचना समझना पड़ रहा है। फाइन, ना बच्चों हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, सेक्शन बी की। सेम जैसे सेक्शन ए में
24 क्वेश्चन थे, करने कितने थे 20 क्वेश्चन। वैसे ही आपको सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ आपको 20 क्वेश्चंस करने। सी क्या कह रहे हैं, सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस। जस्ट मिनट, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है। इसी में बेटा असर्शन और रीजन वाले भी क्वेश्चन है। सीरियल नंबर 25 to 48, 25 से 48 तक, 48 तक। अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, सिर्फ 20 क्वेश्चन हमें करने हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन होंगे उसी का इवैल्यूएशन होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 25 to 28 कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। 25 से 28 तक 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं असर्शन एंड रीजन वाले। पता है आपको, देखो क्या होता है इसमें, अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है, मतलब सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखो ये 4 ऑप्शन आपको कॉमनली हर असर्शन एंड रीजन में मिलेगा। स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, ठीक है। क्या होता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन दिया है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब कि जो असर्शन और रीजन के स्टेटमेंट दिए हुए हैं दोनों अपनी जगह सही हैं, बट जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर, तो ये तो बात हो गई। तीसरी बात क्या हो सकती है, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, ठीक है, जैसे ट्रू फॉल्स हम लोग करते हैं तो वैसे। डी क्या हो सकता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब यहाँ पे 4 कंडीशन दी होती है और हमें अपने क्वेश्चन से वो कंडीशन सेलेक्ट करनी होती है। चलिए देखें क्या है। सी क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपका असर्शन और रीजन है। नाउ असर्शन क्या दिया है, पॉलन वॉल इज मेड अप ऑफ एंटाइन एंड एक्साइन। कह रहे हैं पॉलन वॉल जो होती है वो बनी होती है एंटाइन और एक्साइन के। रीजन क्या कह रहे हैं, बोथ एक्साइन एंड एंटाइन हैव डिपोजिशन ऑफ स्पोरोपोलिन। जो एक्साइन और एंटाइन होती है इस पे डिपोजिशन होता है स्पोरोपोलिन का। देखो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं इनके पास 2 लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। आउटर लेयर जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ, वो उसे क्या कहते हैं एक्साइन, और जो इनर लेयर होती है उसे हम लोग एंटाइन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ आउटर लेयर पे होता है जो कि एक्साइन पे होता है, ठीक है, एंटाइन पे नहीं होता है। तो अब देखो यहाँ पहले क्या कर रहे हैं, पॉलन वॉल जो होती है ये बनी होती है एंटाइन और एक्साइन की, तो भाई ठीक है पॉलन की वॉल जो होती है वो एंटाइन और एक्साइन दोनों की होती है। बट अगर डिपोजिशन की बात करें तो एक्साइन और एंटाइन दोनों पे नहीं डिपोजिशन होता है, जो उसकी आउटर लेयर होती है सिर्फ उसी पे डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स पे ना केमिकल्स का इफेक्ट होता है ना फिजिकल हजार्ड का इफेक्ट होता है, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है, उस पर एंजाइम्स का भी इफेक्ट नहीं होता। तो बेटा इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, देखिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं एक्साइन और एंटाइन पे डिपोजिशन होता है स्पोरोपोलिन का, बट ऐसा नहीं होता। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ oogenesis इज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। कह रहे हैं जो प्रोसेस होता है oogenesis का, oogenesis किसमें होता है फीमेल में और स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें होता है मेल में, ठीक है, ये डिफरेंट होता है, हाँ डिफरेंट तो होता ही है। नाउ oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है बच्चों, जब जो एम्ब्रियो में रहते हैं, मतलब जब फीमेल फीटस मदर वूम में रहती हैं तो वहीं पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। बर्थ के बाद एम्ब्रियोनिक बर्थ के बाद oogenesis नहीं होता है, मतलब जब वो एम्ब्रियो के फेज में होती हैं तभी उनमें oogenesis होता है, उसके बाद नहीं होता। See, oogenesis is initiated during embryonic development stage when million of oogonia are formed in each fetal ovary. ठीक है, मतलब सही लिखा हुआ है। तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो असर्शन और रीजन दिया हुआ है दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन दिया हुआ है वो भी सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है, बट oogenesis की अगर हम लोग बात करें तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज के टाइम पे ही हो जाता है। तो यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है असर्शन का। समझ में आ गई बात,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स। ABO ब्लड ग्रुप जो होते हैं ये एक गुड एग्जाम्पल होता है मल्टीपल एलील का। कितने एलील होते हैं बच्चों, कितने होते हैं? एक होता है IA, एक होता है IB और एक होता है I। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? A ब्लड ग्रुप, फिर B ब्लड ग्रुप, फिर ये O ब्लड ग्रुप और ये दोनों मिलके A और B ब्लड ग्रुप। यही तो होते हैं 4 ब्लड ग्रुप। Now, in ABO blood group system, IA and IB allele present together express their own type. कह रहे हैं कि ABO blood group system में जो IA और IB होते हैं, IA and IB allele एक साथ प्रेजेंट होते हैं और एक्सप्रेस करते हैं कुछ अलग अपने टाइप का। तो क्या ये ऐसा होता है? सी होता तो है ऐसा, लेकिन क्या देखो ये दोनों स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं? सही दिए हुए हैं। मतलब जो असर्शन में लिखा हुआ है कि ABO ब्लड ग्रुप जो होते हैं ये मल्टीपल एल्स के एक बढ़िया एग्जाम्पल है। सही बात है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में अगर IA और IB एलील प्रेजेंट होते हैं तो ये एक्सप्रेस करते हैं अपना खुद का एक तरीका। वो तरीका क्या होता है बेटा? वो तरीका होता है आपका IA और IB। ब्लड ग्रुप क्या बन जाता है? AB। ये ब्लड ग्रुप बन जाता है ना। इसका मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट जो रीजन दिया है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, सेशन का नहीं दिया है ना, तो इस हिसाब से कौन सा होगा? ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। ओके ये आपका आ गया नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं इसमें? If the base sequence of one DNA strand is known, the sequence of other DNA strand can be predicted. अगर हमें बेस सीक्वेंस पता होगा एक DNA स्ट्रैंड का, तो जो सीक्वेंस होगा अदर DNA स्ट्रैंड के क्या वो प्रेडिक्शन किया जा सकता है? तो हाँ भाई उसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। Now both the DNA strands are complementary in nature. तो सही लिखा हुआ है, दोनों DNA strands क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तभी तो उसका प्रेडिक्शन कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे? जब कुछ एक पता होगा और एक अननोन होगा तो आप दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हो, बट अगर दोनों नहीं पता होगा तो आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो ये यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पे देखिए असर्शन और रीजन दोनों सही दिया हुआ है और रीजन जो दिया हुआ है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो कौन सा सही होगा? बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके तो यहाँ पे आपका असर्शन और रीजन खत्म हो गया है। अब हम लोग फिर आते हैं अपने फर्दर क्वेश्चन पे। अ पाउच कॉमनली नोन एज स्क्रोटम। एक पाउच होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटम। Enclose the human testes outside the abdominal cavity. What is the purpose served by scrotum? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्क्रोटम का पर्पस क्या होता है। सिंपल सी बात है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्क्रोटम क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन करता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है उसको थोड़ा लो पे करता है ना। सी अब कहाँ मिल रहा है? आप यहाँ देखिए सी पे देखिए, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, है ना, यही होगा ना। तो ये आपका सी होगा। ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है बॉडी के टेम्परेचर से कुछ लो टेम्परेचर पे। फाइन, तो ये हो गया आंसर आपका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब भाई देखो ये क्वेश्चन भी आ गया और इसमें क्या है, लेट्स सी। Xenogamy involve transfer of pollen grain from the anther of a flower to the stigma of different flower. Xenogamy क्या होता है? ट्रांसफर होता है pollen grain का anther of flower से to the stigma of different flower. Which of the following can be exemplified under xenogamy? इसमें से हमें बताना है कि xenogamy का करेक्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? xenogamy की बात हो रही है और इसमें मेनली ये देखो, pollen grain from the anther of a flower to the stigma of different flower. इससे हमें क्या पता चलता है? क्रॉस पॉलिनेशन होगा कि नहीं होगा? सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा नहीं। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन की कंडीशन इन्होंने साफ साफ बता दी है। तो कह रहे हैं इसमें से बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है xenogamy का? तो किस में होगा भाई? पपाया और मेज में,
है ना। पपाया और मेज इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। लेट्स सी कोड्स कहाँ मैच करें। यहाँ ओनली 1 दिया है, 1 and 2, ओनली 3, 1 and 4, तो ये 1 and 4, 1 and 4। क्लियर। नाउ चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। See, the question is transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. इसे हम लोग pollination कहते हैं। Fine. Many events occur in order to achieve fertilization. बहुत सारे events होते हैं जिसके बाद fertilization होता है। Here some statements are given regarding those events. कुछ statements दिए हुए हैं उस events के regarding. Choose the correct statement. तो इसमें से हमें correct स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पॉलिनेशन गिव द गारंटी ऑफ द प्रमोशन ऑफ पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट दैट लीड टू फर्टिलाइजेशन। क्या पॉलिनेशन गारंटी देते हैं? तो पॉलिनेशन बेटा कोई गारंटी नहीं देते हैं जिसकी वजह से इवेंट्स होते रहते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये तो चांस की बात है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं ये कभी भी गारंटी नहीं प्रोवाइड करते। ओके, नाउ द इवेंट फ्रॉम pollen deposition on stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। तो ये सही दिया हुआ है। जो इवेंट होते हैं pollen deposition, स्टिग्मा पे जब pollen का डिपोजिशन होता है, until pollen tube enter the ovule, जब तक कि pollen tube ovule में एंटर नहीं कर जाता, इसे हम लोग क्या कहते हैं? pollen pistil interaction। तो ये आपका सही दिया हुआ है। ओके, नाउ pollen pistil interaction जो होता है ये एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें involving pollen recognition followed by only promotion ऑफ द पॉलन। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, जो पॉलन पिस्टल का इंटरैक्शन होता है ये एक डायनामिक प्रोसेस होता है, दैट इज ट्रू, जिसमें पॉलन रिकॉग्निशन जो होता है वो फॉलो किया जाता है ओनली प्रमोशन का। क्या सिर्फ प्रमोशन होता है? नहीं, कह रहे हैं नॉट रिजेक्शन, तो रिजेक्शन होता है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद कह रहे हैं पिस्टल हैज नो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर राइट और रॉन्ग। क्या पिस्टल के पास एबिलिटी नहीं होती है कि कौन सा पॉलन सही है, रिकॉग्नाइज कर सके? तो उसके पास एबिलिटी तो होती है ना, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो विंड है, तो विंड के थ्रू अगर विंड एक मीडियम का काम कर रहा है पॉलिनेशन के लिए, तो बहुत सारे तो हो सकता है पॉलन ग्रेन्स आ जाए, तो जब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो सबको ओव्यूल के पास भेज देगा और फिर फर्टिलाइजेशन के जो स्पेस होगी वो ब्लॉक हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पतली सी तो ट्यूब होती है। अब अगर उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो चूज कर सके क्या सही है क्या गलत है, तो फ्लावर्स जो होंगे ये बहुत टाइम तक उनमें फ्रूटिंग ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसके पास एबिलिटी होती है जो कि रिकॉग्नाइज कर ले कि पॉलन जो है वो राइट है या रॉन्ग है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी जो है यही सिर्फ करेक्टली मैच कर रहा है, मतलब सही स्टेटमेंट है। क्या करना था हमें? करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। ओके, तो ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, ये क्वेश्चन है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। सी, which of the following contraception are made up of rubber and are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during intercourse? कौन से होते हैं भाई? Let's see. डायफ्राग्राम दिया है, वॉल्स दिया है, आयोडीज दिया है, तो क्या होगा? डायफ्राग्राम और वॉल्स जो होते हैं ये बने होते हैं रबर के, जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अटैच होते हैं, ये मतलब अटैच किया जाता है, और जिसकी वजह से गैमेट्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं अवेलेबल हो पाते। ओके, जो मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं, स्पर्म्स जो रिलीज होते हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं। तो ये एक कंट्रासेप्टिव होता है दैट इज मेड अप ऑफ रबर, और इसको इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो कि कवर करता है सर्विक्स को ड्यूरिंग इंटरकोर्स। क्लियर? तो आपका ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही है, मतलब डायफ्राग्राम और वॉल्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये आपको कुछ जाना पहचाना क्वेश्चन लगेगा। अभी हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया था सेक्शन ए में।
सी द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? डिवीजन होता है, उसमें डिवीजन होता है जिसकी वजह से स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो कैसे होता है बेटा? प्रोसेस आपको पता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो मेयोटिक सेल डिवीजन। इसके बाद यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय मेयोटिक सेल डिवीजन। इसके बाद यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम एंड अंडरगो सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। ये सही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं उसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, अभी पहले भी बताया था। उसके बाद उसमें ये इसमें क्या होता है? मेयोटिक डिवीजन होता है जिसके बाद स्पर्म्स का फॉर्मेशन। क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रोसेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, तो जितने प्रोसेस हो बेटा सब स्टेप बाय स्टेप याद कर लीजिएगा, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसिक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर आर। कह रहे हैं फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियोसिक में हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना है। क्या होते हैं हैप्लॉइड? हैप्लॉइड क्या होते हैं? हैप्लॉइड जो होते हैं वो सिनर्जिड होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होंगे? हैप्लॉइड जो होंगे वो सिनर्जिड होंगे। फाइन। डिप्लॉइड की बात करें तो डिप्लॉइड कौन से होते हैं? ज़ाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड डिप्लॉइड बन जाते हैं। तो ये होंगे आपके ज़ाइगोट। इसके बाद क्या आते हैं बेटा? ट्रिप्लॉइड की अगर बात करें तो उसमें क्या मिलेंगे आपको? उसमें मिलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। तो यहाँ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए ए पे लिखा हुआ है सिनर्जिड, तो हैप्लॉइड क्या है? सिनर्जिड है। ज़ाइगोट क्या है? डिप्लॉइड है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये क्या है? ट्रिप्लॉइड है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है और सोचने वाला भी है। लेट्स सी, दिमाग लगाते हैं हम लोग। इन एन एंडोस्पर्म हैज 36 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक एंडोस्पर्म में उसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 36। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एन मेल एंड फीमेल गैमेट। अब बताओ क्या करोगे? अगर यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट अगर किसी ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछा होता तो सिंपल था, आप 36 को 2 से डिवाइड कर देते, आ जाता। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में पूछा जा रहा है? एंडोस्पर्म के बारे में। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? 36 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा? 36 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा ना। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट कितने कितने होंगे? 12 और 12 होंगे। क्लियर? तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे 18 भी कर सकते हैं भाई, तो यहाँ पे ये मत करिएगा, क्योंकि ये 18 अगर ह्यूमन का केस दिया होता तो वहां पे होता, प्लांट्स के केस में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते। ओके, ये मेंडल साहब का क्वेश्चन है और देखते हैं इसमें क्या पूछ रहे हैं। मेंडल प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मींस दैट द जर्म सेल ऑलवेज रेसेसिव। मेंडल साहब का जो प्रिंसिपल था सेग्रीगेशन का, ओके, इसमें कह रहे हैं जो जर्म सेल हैं ये हमेशा रेसेसिव रहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, किससे एलिल्स किसके होते हैं? एक फादर के होते हैं, एक मदर के होते हैं। तो सी, 1 पेयर ऑफ एलिल, 1/4 ऑफ द जीन, ईदर 1 एलिल फ्रॉम फादर और 1 एलिल फ्रॉम मदर। उसी में से तो कोई रेसेसिव होगा ना, या तो एक फादर का या एक मदर का जो जीन होगा वो ही रेसेसिव होगा। तो ये देखो सी पे आपका करेक्ट आंसर मैच कर गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ भी देखो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। कह रहे हैं द नंबर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप ऑब्जर्व इन F2 जनरेशन ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस आर। यहाँ पे हमें बताना है नंबर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप। नंबर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप बताना है बेटा, इसका ध्यान रखिएगा। देखो अब क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप गैमेट्स बना लो। ठीक है, ये थोड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है तो आप अपनी कॉपी पेन ले लो। यहाँ पे क्या आएगा? इसका ये गैमेट बनेगा और इनका ये गैमेट बनेगा। ओवरऑल गैमेट्स क्या बन गया? ये बन गया। हाँ,
यही बनेंगे। क्लियर? तो ये बन गए। अब इनका आपको क्रॉस करवाना है। क्या हमें गैमेट्स मिले थे? लिख लेते हैं। ठीक है, अब इनके बेटा गैमेट्स क्या बन सकते हैं? देखो, पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा और लास्ट में ये बनेगा। इनका आपको क्रॉस करवाना है। चलिए करवा लीजिए। कॉपी पेन आई होप लिए होंगे आप सब। सी, ये क्या होगा? सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं, फिर नेक्स्ट इज दिस एंड द लास्ट वन इज दिस। सेम इधर भी यही होगा। उसके बाद ये एंड एट द लास्ट ये। अब आपको क्रॉस करवाना है, बहुत सिंपल है, पता ही है आपको क्रॉस कैसे करना है ना? क्रॉस तो बहुत किया होगा। क्रॉस में गलती मत करना बेटा बस, वरना आपका सारा आंसर, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा और थोड़ा पेशेंस में रह के करिएगा, हड़बड़ी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़्यादा लगे तो आप ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, गड़बड़ करने से अच्छा है करो ही ना। ऑप्शन तो मिले ही हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। यहाँ पे देखो, हम लोग थर्ड लाइन में आ चुके हैं। यहाँ पे आपका क्लियर, और यहाँ पे ये मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको ये मिलेगा और यहाँ पे आपको ये मिलेगा एंड एट द लास्ट आपको ये मिलेगा। ये मिलेगा आपको, यही मिलेगा ना बेटा? ठीक है, ये मिलेगा। अब इसमें क्या होता है देखो, अब कितने टाइप के हमें मिलते हैं ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो हमें डाटा मिलेगा इससे, ये कितने रेशियो में मिलेगा? कहाँ लिखे? ये मिलेगा 1:2, 2:2, 2:2। आगे क्या होगा? कितने अलग अलग टाइप के मिलते हैं? यहाँ पे होगा 4, फिर 1, फिर कितना होगा? चेक कर लो भाई, कितना होगा? 2:1, 1:2, 2:1, ये मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखो पूरा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसी रेशियो में मिलेगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिफरेंट टाइप के हमें जीनोटाइप्स मिलेंगे। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखो क्या है? करेक्ट ऑप्शन आपका ए, 9। क्लियर? समझ में आया? नहीं तो आप खुद कॉपी पेन पे कर लेना, आपको वहां से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ओके, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है बट क्वेश्चन बहुत इजी है, जेनेटिकल डिसऑर्डर से है। क्या कह रहे? रिप्रेजेंट बिलो इन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन ह्यूमन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पैटर्न? मायोटोनिक डायस्ट्रोफी, डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये बताना है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फीमेल मदर हैं, इनसे ट्रांसफर हो रही है डिजीज सन में, और मेल फादर हैं, इनसे ट्रांसफर हो रही है डॉटर में। तो किसका पैटर्न शो कर रहे हैं? क्रिस क्रॉस पैटर्न शो कर रहे हैं, मतलब फादर से डॉटर में और फिर उस डॉटर से नेक्स्ट जनरेशन के जो सन होंगे उनके उसमें ट्रांसफर होंगी। मदर से सन में, फिर सन से किस में ट्रांसफर होगी? उनके डॉटर में। ठीक, तो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न में होता है। क्रिस क्रॉस पैटर्न में कौन सा होता है? हेमोफीलिया। ठीक है, कभी कभी सिर्फ पैटर्न ही आपको पता हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो, ये भी एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से है, जेनेटिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहे हैं अ पर्सन विद टर्नर सिंड्रोम हैज, टर्नर सिंड्रोम किस में होता है बच्चों? फीमेल्स में होता है। उनमें क्या होता है, जो एक्स और एक्स वाला एक क्रोमोसोम होता है ये एब्सेंट हो जाता है, तो वहां पे क्या क्रोमोसोम मिलता है? एक्स और ओ, मतलब टोटली फीमेल के कैरेक्टर्स उनमें डेवलप नहीं होते हैं।
सी यहाँ पे दिया है 44 ऑटोसोम एंड एक्सो सेक्स क्रोमोसोम, एक सेक्स क्रोमोसोम वहाँ पे एब्सेंट होता है। फीमेल्स में XX क्रोमोसोम होते हैं ना, तो वहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मैन है whose father was color blind, मैन के फादर जो है वो कलर ब्लाइंड हैं, मैरी करते हैं एक वुमेन से, ठीक है, who had a color blind mother and normal father, जिनके कलर ब्लाइंड मदर हैं और फादर जो है वो नॉर्मल हैं। What percentage of male children of these couple will be, इन कपल का जो मेल चिल्ड्रन होंगे वो कैसे होंगे बेटा? यहाँ पे जो इनकी डॉटर है मतलब मदर हैं वो कैरियर का काम कर रही हैं, है ना, बिकॉज कि उनकी जो मदर है उनको कलर ब्लाइंडनेस है, तो टोटली ये तो कलर ब्लाइंड इनको होगा नहीं, शी एक्टिंग लाइक अ करियर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो मैन है फादर हैं, तो इनके फादर को कलर ब्लाइंड था तो इनको तो होगा नहीं, बिकॉज ये भी किस पैटर्न में होता है, क्रिस क्रॉस पैटर्न में, तो जो फादर होंगे मतलब ये जो पर्सन है इनका नॉर्मल होगा। अब अगर इनसे हम लोग देखें कि ये जो कपल हैं इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें कितने कलर ब्लाइंड होंगे, बहुत सिंपल चीज़ है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉस करवाना है। ओके चलिए क्रॉस करवा देते हैं, ये क्या हो गया, ओके और ये, तो यहाँ पे अगर इन लोगों का आप क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, सी क्या मिल रहा है बेटा, देखो ये नॉर्मल डॉटर है, ये करियर डॉटर है, नॉर्मल डॉटर, करियर डॉटर, नॉर्मल सन, और ये अफेक्टेड सन है, मतलब जिनको कलर ब्लाइंडनेस हुआ है, ठीक है। तो कितने चांसेस हैं, सन कितने हुए, दो में से एक को क्या हुआ, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। तो यहाँ पे देखो 50% लिखा हुआ है, मतलब आधे जो होंगे उनको कलर ब्लाइंडनेस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके यहाँ पे कह रहे हैं, बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। Occasionally, a single gene may express more than one trait. The phenomena is called, बड़ी सिंपल चीज है, क्या कहते हैं इसको, जब एक सिंगल जीन होती है वो एक्सप्रेस करती है मोर देन वन ट्रेट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। क्लियर, उसे हम लोग प्लियोट्रॉपी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये इसमें भी थोड़ा आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग करनी है ना, नहीं करनी है, इसमें नहीं करनी है। पिरिमिडीन कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, पिरिमिडीन की बात हो रही है जो कि कॉमन होता है डीएनए और आरएनए में। प्यूरिन में क्या होता है बेटा, प्यूरिन में होते हैं आपके एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। पिरिमिडीन में क्या होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है और थायमिन होता है। अब अगर साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिन किस में होता है, डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। फिर यूरेसिल की बात करें तो ये सिर्फ आरएनए में होता है, और थायमिन की बात करें तो ये सिर्फ डीएनए में होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पिरिमिडीन कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए में जो पिरिमिडीन कॉमन होती है वो कौन सी होती है, सिंपल सी बात है, साइटोसिन होती है ना, तो ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा ये भी एकदम डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन हाँ भाई आपको पता होना चाहिए। कह रहे हैं रेट ऑफ डीएनए पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज इज, रेट ऑफ डीएनए पॉलीमराइजेशन क्या है डीएनए पॉलीमरेज का, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, यही होता है ना, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। क्लियर, तो ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा इसमें आपका थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो बच्चों अपनी बुक खोल लो, अपनी कॉपी निकाल लो और अपने पेन भी पकड़ लो। सी क्या कह रहे हैं, इफ द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज 18% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडेनिन। चरगैफ रूल पता है क्या होता है, A इक्वल टू, चरगैफ रूल में क्या होता है, A इक्वल टू T एंड C इक्वल टू
एक मिनट रुक जाओ, A इक्वल टू T, C इक्वल टू G। क्या दिया है बच्चों? साइटोसिन दिया है, मतलब ये दिया है 18%। जब ये 18% है तो ये भी 18% होगा। नाउ व्हाट वी डू, सी A प्लस T प्लस C प्लस G इक्वल टू 100% होगा। अब हमें साइटोसिन और ग्वानिन का परसेंटेज पता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको A प्लस T प्लस 18 प्लस 18 इक्वल टू 100, ये परसेंटेज में है। फाइन, नाउ A प्लस T को हम लोग A प्लस A लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग A प्लस T की जगह पे A प्लस A लिख देते हैं। सी A प्लस A प्लस 18%, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये देखो 2A प्लस 18 कितना होगा, 36 इक्वल टू 100 हो गया। नाउ इसको उधर ले जाएंगे तो 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस 36, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 64, 36, तो 2A इक्वल टू 64। नाउ A इक्वल टू क्या होगा, 64 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। क्लियर? तो कितना हुआ, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ एडेनिन, तो एडेनिन का परसेंटेज कितना होगा बेटा, 32। ये देखो फर्स्ट पे दिया हुआ है 32, यही होगा ना, आप खुद भी निकाल के देख सकते हो, आंसर यही होगा। क्लियर? चलिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बट ठीक है भाई, दिमाग है तो लगाना ही पड़ेगा। फाइन, हम लोग आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द करेक्टली लेबल रीजन इन द गिवन डीएनए रेप्लिकेशन फोक। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें करेक्टली लेबल्ड रीजन क्या है डीएनए रेप्लिकेशन फोक का। देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होते हैं ये सब वन डायरेक्शन में होते हैं, और लेकिन किस डायरेक्शन में होते हैं, ये होते हैं आपके 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में। अब यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूअस फेज भी आता है और एक डिसकॉन्टिन्यूअस फेज भी आता है, तो यहाँ हमें बताना है कि ये जो ऑप्शंस गिवन हैं डीएनए रेप्लिकेशन फोक का, इसमें करेक्टली लेबल्ड रीजन क्या है। तो देखो जरा क्या है इसमें करेक्टली लेबल्ड रीजन। यहाँ पे देखो सिर्फ ये जो बी है, डिसकॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस की बात करें तो सिर्फ यही करेक्टली लेबल्ड है और यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो चलो भाई, ये तो हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ देखो यहाँ पे क्या है, सी ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। FIB आप लोग करते हो ना, फिल इन द ब्लैंक्स, तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। कह रहे हैं इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ डैश A is the predominant site for the control of gene expression in a transcription unit. The activity of dash B at a given promoter is in turn regulated by interaction with dash G protein, which affects its stability to recognize the start site. अब इसमें आपको फिल करना है कि क्या सही होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, देखो जो प्रोकैरियोटिक कंट्रोल होता है ऑफ द रेट ऑफ, ये किसका होता है, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन का होता है। ओके, इसकी वजह से ये जो होता है ये प्रीडोमिनेंट साइट होता है फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द एक्टिविटी ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, RNA पॉलीमरेज होगा। इसके बाद एट अ गिवन प्रमोटर इज इन द टर्न रेगुलेटेड बाय इंटरैक्शन विद, ये किससे इंटरैक्शन करता है, accessory protein से, that interacted with accessory protein which affects its stability to recognize the start site. क्या मिला हमें, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन मिला, फिर हमें B पे क्या मिला, RNA पॉलीमरेज मिला, और C पे क्या मिला, accessory मिला। तो चलो भाई ढूंढते हैं, यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन दिया हुआ है, यहाँ ट्रांसलेशनल इनिशिएशन दिया हुआ है, फिर B पे RNA पॉलीमरेज और C पे accessory, तो कौन सा सही होगा बच्चों, B। घड़बड़ी में आप लोग ये भी कर सकते हो कि ट्रांसलेशन इनिशिएशन RNA पॉलीमरेज और C accessory, तो ऐसा मत करना, जो करेक्ट है उसी को करके आना। क्लियर? चलिए, कहने का मतलब है कि प्रॉपर क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही करिएगा। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें अच्छा लगा था। देखो क्या कह रहे हैं,
द फैक्ट दैट प्यूरिन ऑलवेज पेयर्ड विद अ pyrimidine. प्यूरिन जो होता है ये pyrimidine से पेयर करता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, पता है. दिस लीड्स टू, अब इसकी वजह से क्या होता है, प्यूरिन में क्या होता है बेटा, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं. pyrimidine में डीएनए में क्या होता है, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं. अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ पेयर कर लेते हैं. अब यहाँ पे बताना है हमें कि क्या ये एंटी पैरेलल नेचर ऑफ डीएनए के होते हैं, या ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए होते हैं, या यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए होते हैं, या फिर यूनिफॉर्म लेंथ इन ऑल डीएनए, ये बताना है. तो यहाँ पे देखो जो प्यूरिन पेयर्ड होते हैं pyrimidine से थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इनकी जो विड्थ होती है ये यूनिफॉर्म होती है, मतलब इक्वल होती है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके चलते हैं थ्रू आउट द विड्थ. ठीक है, तो यहाँ देखो यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट डीएनए. क्लियर, तो ये आपका ऑप्शन सही. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, ये भी भाई अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन लेट्स सी क्या कह रहे हैं. Given below is the model of lac operon showing event in the presence of inducer. इंड्यूसर क्या होगा यहाँ पे, लैक्टोज. ओके, तो ये एक मॉडल है लैक ओपेरन का जिसमें इवेंट्स हो रहे हैं. अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं बट इफ द इंड्यूसर इज एब्सेंट, मतलब अगर लैक्टोज एब्सेंट हो जाएगा, देन विच विल ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल नॉट अकर. तो इसमें से कौन सा इवेंट नहीं होगा ये पूछा जा रहा है. I gene regulates and produce repressor mRNA which translate repressor. The repressor protein bind to the operator region of the operon and as a result prevent RNA polymerase to bind to the operon. होगा भाई, जो रिप्रेसर प्रोटीन होगा वो किससे बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाएगा, और जो ओपेरॉन होगा वो एक रिजल्ट प्रिवेंट करेगा जिसमें आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो बाइंड कर जाएगा ओपेरॉन से. तो ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑन, क्या ओपेरॉन स्विच्ड ऑन हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो, या फिर बोथ ए एंड बी, मतलब ये दोनों, यहाँ पे ओपेरॉन की कंडीशन स्विच ऑफ वाली हो जाएगी ना. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर की बात कर रहे हैं, तो ये इंड्यूसर के प्रेजेंस में, मतलब लैक्टोज के प्रेजेंस में हो रहा है. फाइन, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, गिवन बिलो इज द मॉडल लैक ओपेरॉन शोइंग इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, बट अगर इंड्यूसर एब्सेंट हो गया तो क्या होगा. तो भाई द ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑन, बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ओपेरॉन जो हो वो स्विच ऑफ हो जाए. क्लियर, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, डिपेंड ऑन कि हमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं और हमें किसके साथ जाना चाहिए. तो भाई यहाँ पे आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है. अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी की. सेक्शन सी में ही आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ओवरऑल 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे. See, section C consists one case followed by 6 question linked to these case from the question number 49 to 54. Beside these 6 more questions are given. इसमें से हमें कितने करने हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं, उसी का इवैल्यूएशन होगा. फाइन, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है. केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, है ना. तो भाई ये आ गई है आपकी केस स्टडी. अब हम देखते हैं इसमें क्या करना है. Observe the given diagram and answer the questions given below. ये डायग्राम दिया हुआ है और यही केस स्टडी का डायग्राम है आपका. ठीक है, अब कह रहे हैं आइडेंटिफाई द लेवल ए एंड बी इन द गिवन डायग्राम. हमें ये ए और ये बी बताना है इस डायग्राम में. ठीक है, ये डायग्राम किसका है, टीआरएनए का है. अब आपको बताना है कि ये क्या होगा. सबसे पहले लिखा है एंटीकोडॉन लूप, डी लूप. दूसरा लिखा है वेरिएबल लूप, एंटीकोडॉन लूप. तीसरा लिखा है कोडॉन लूप, वेरिएबल लूप. और चौथा लिखा है डी लूप, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड. क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो तो ये क्या होगा, ए क्या है आपका, ए जो है यहाँ पे दैट इज डी लूप. डी लूप है ना. और बी की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड. अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. नाउ लेट्स ऑप्शन देखते हैं. तो यहाँ देखो डी लूप, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑब्जर्व, वही केस स्टडी है, केस स्टडी वही दी हुई है आपकी और इसमें से आपको सही आंसर बताना है. पर क्वेश्चन तो देखें.
चूज द स्टेटमेंट विथ इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट tRNA। इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है ये स्टेटमेंट में से। इट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ की तरह होता है, दैट्स ट्रू। इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड, कह रहे हैं ये स्पेसिफिक नहीं होता हर एक अमाइनो एसिड के लिए, तो ये तो स्पेसिफिक होता है ना हर अमाइनो एसिड के लिए। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो उससे आके बाइंड करते हैं, लेकिन वो उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। फाइन, तो ये गलत दिया हुआ है। पर्टिकुलर ट्रिपलेट कोडॉन इन mRNA इज रीड बाय tRNA, ये भी सही दिया हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो इनकरेक्ट पूछा जा रहा है वो कौन सा है आपका, सेकंड वाला। तो यहाँ पे देखिए कोड्स जो देखे अगर हम लोग, तो यहाँ पे ओनली सेकंड दिया हुआ है, तो ये आपका सही आंसर है। क्लियर, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बेटा, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल बेस होते हैं। कॉन्सेप्ट्स अगर देखो, मेन प्रॉब्लम इन्हीं सब चीजों में आती है, बाकी तो कहीं ज्यादा टफ नहीं पड़ता है, लेकिन इन सब चीजों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ऑब्जर्व द, वही केस स्टडी है, द प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर molecule that would on one hand read the code on the other hand attached to particular amino acid was postulated by, किसने postulate किया था, फ्रांसिस क्रिक ने। ओके, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर है। थ्योरी वाला क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कुछ वैसी बात नहीं है, लॉजिकल नहीं है, समझाना नहीं है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिफोर पोस्टुलेशन ऑफ जेनेटिक कोड tRNA वॉज कॉल्ड। पोस्टुलेशन जो होता है जेनेटिक कोड का tRNA का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टुलेशन के पहले, तो उसे हम लोग कहते हैं sRNA। sRNA क्या होता है बेटा, सॉल्युबल RNA, उसे हम लोग सॉल्युबल RNA कहते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, sRNA। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम एज इट इज आपकी बुक में दिए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप कमेंट्स कर सकते हो, वहां हम आपको आंसर करेंगे। क्लियर नाउ, अब वही केस स्टडी है। द डिफरेंस बिटवीन mRNA एंड tRNA इज दैट, डिफरेंस पूछ रहे हैं। mRNA bear anticodon but tRNA has codon. mRNA is usually smaller than tRNA. tRNA has more elaborated 3D structure due to extensive base pairing, और mRNA has more elaborated 3D structure due to extensive base pairing। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखो क्या होता है, जो tRNA है, tRNA जो है इसका बहुत अच्छा 3D मॉडल बनाया गया था, उसको एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ देखो tRNA has more elaborated 3D structure due to extensive base pairing। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास extensive base पेयरिंग होता है। ओके, दूसरी बात ये है कि जो tRNA होता है वो mRNA से भी छोटा होता है ना। समझ में आया ये चीज। चलिए डिफरेंस भी आप लोग देख लीजिएगा भाई, कहीं डिफरेंस से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है। ओके, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं, इन द प्रोटीन सिंथेसिस tRNA कैरिंग द अमाइनो एसिड एंटर फ्रॉम विच साइड ऑफ द राइबोसोम। कह रहे हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो tRNA कैरी करते हैं अमाइनो एसिड को, वो एंटर करता है किस साइड से, किस साइड से एंटर करता है बेटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको साइड बतानी है कि किस साइड से एंटर करता है। देखो डायग्राम देख लो, क्वेश्चन देख लो, फिर सोचो किस साइड से एंटर करेगा वो राइबोसोम में। प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, जो tRNA कैरी करते हैं अमाइनो एसिड को, वो एंटर करेंगे विच साइड ऑफ राइबोसोम। तो सिंपल सी बात है भाई, ए साइड से एंटर करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। तो यहाँ आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं सेक्शन सी के, उसमें ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बहुत इजी डायग्राम है। चलो भाई देखते हैं क्या है। बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो, करेक्टली आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी एंड सी इन द गिवन फिगर। ए भी बताना है, बी भी बताना है और सी भी बताना है आपको। ठीक है, सही सही बताना है भाई, गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर हम लोग ए की बात करें तो ये क्या है बेटा, दैट इज माइक्रोपाइल। बी क्या है आपका, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बी है आपका
एम्ब्रियोसेक, और सी क्या है, चैलेजा, चैलेजा लैंड है ना। अब नाउ सी, हम पहले ए पे देखते हैं माइक्रोपाइल का है, तो यहाँ देखो सी पे भी माइक्रोपाइल मिल रहा है और डी पे भी माइक्रोपाइल मिल रहा है। बट अगर बी की बात करें तो यहाँ न्यूसिलस है, यहाँ एम्ब्रियोसेक है, कौन सा सही होगा, एम्ब्रियोसेक, और सी पे आपका क्या है, चैलेजा। ठीक है, तो ये ऐसे नॉमेनक्लेचर्स आ सकते हैं, लेबलिंग आ सकती है, तो ये करेक्ट। अच्छा यहाँ देख लो आंसर कौन सा सही होगा, डी। क्लियर, तो ये करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये डायग्राम तो सब बच्चों को लर्न होगा, नहीं तो आप भाई डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस कर लो 10 बार 20 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार। अभी थोड़ा टाइम है, अभी आप कर सकते हो, वरना बाद में पेपर करके आओगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज रह जाएंगे कि क्या करें, अब तो हो गया है। ठीक है, आइडेंटिफाई द लेवलिंग ऑफ अ गिवन डायग्राम, इसमें भी हमें लेवलिंग करनी है इन डायग्राम्स की। चलिए कर देते हैं लेवलिंग। तो यहाँ पे देखो 2 डायग्राम दिए हुए हैं, अब इन दोनों में हमें लेवलिंग करनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी। क्लियर, चलो भाई बताओ क्या होगा ए पे, क्या होगा बी पे और क्या होगा सी पे। सी, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ए क्या है बेटा आपका, ए जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूसिलस, न्यूसिलस रिप्रेजेंट कर रहा है। बी की अगर हम लोग बात करें तो बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। क्लियर, ये। और अगर सी की बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेगास्पोर, मेगास्पोर, और ये देखो 2 है तो ये क्या हो जाएगा, डैड। ठीक है, डैड नहीं डाइड। नाउ अगर ऑप्शंस देखें तो ए पे हमें न्यूसिलस कहाँ मिल रहा है, सी, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। चलो फिर बी पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मिल रहा है मेगास्पोर डाइड, जो कि सी पे है ना, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट पे देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है MMC, तो ये हो जाएगा, वही है। डी पे, सी पे आपका क्या है, मेगास्पोर डाइड, तो ये हो गया मेगास्पोर डाइड, इसका मतलब सी आपका करेक्ट है। क्लियर, तो ये आपका सही आंसर है। डायग्राम में इस क्वेश्चन में सिर्फ लेबलिंग या फंक्शन पूछे जाते हैं। अच्छा ये देखो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ओके देखते हैं क्या होता है इसमें। नेम A, B and C chromosome in the given A, B and C hormones, chromosome नहीं hormones, A, B and C hormones in the given figure। यहाँ आपको हार्मोन बताना है, यहाँ बताना है और C यहाँ बताना है। ओके, A क्या कर रहा है, फ्रॉम ओवरीज इंड्यूस ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन यूट्रस। ठीक, B की अगर बात करें तो ये देखो डायग्राम, फ्रॉम मदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट, स्टिमुलेट प्लेसेंटा टू मेक, फिर आ रहा है पॉजिटिव फीडबैक जा रहा है, और फिर वहां से सी जो आ रहा है स्टिमुलेट मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। डायग्राम समझ में आ रहा है बच्चों। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ओवरीज से कुछ हार्मोन्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन जो है वो इंड्यूस हो रहा है रिसेप्टर और यूट्रस पे। फाइन। बी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ये देखो स्टिमुलेट कर रहा है यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट होने में, स्टिमुलेट कर रहा है प्लेसेंटा को बनाने में। ओके, नाउ सी की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टिमुलेट कर रहा है मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। मतलब आपको फंक्शन तो दे दिया है बट आपको बताना क्या है, आपको बताना है कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। सी, यहाँ पे क्या है, ए पे क्या होगा बच्चों, ए पे देखो ऊस्ट्रोजन होगा। ऊस्ट्रोजन जो होता है ये इंड्यूस करता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को यूट्रस में। ठीक है, तो ए पे हमें मिल गया ऊस्ट्रोजन। बी पे क्या मिलेगा भाई, स्टिमुलेट यूट्रस टू कॉन्ट्रैक्ट, स्टिमुलेट प्लेसेंटा टू मेक। वहां पे कौन सा हार्मोन हो सकता है बच्चों जो कि स्टिमुलेट करे यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन के लिए और स्टिमुलेट करता है प्लेसेंटा को मेक करने के लिए। जैसे जैसे फीटस बड़ा होगा तो वहां पे यूट्रस में उसको स्पेस चाहिए होगा, तो वहां यूट्रस क्या होते हैं, स्पेस थोड़ा क्रिएट करेंगे। बट जब पाचुरेशन होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन शो करने लगते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो जो फीटस होता है वो मदर वूम से बाहर आता है। ओके, सो नाउ यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे क्या मिला, ऊस्ट्रोजन, ऊस्ट्रोजन शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहे, यहाँ पे होगा ऑक्सीटोसिन। अब अगर हम लोग सी की बात करें तो सी पे क्या होगा,
जो कि स्टिमुलेट करता है मोर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये स्टिमुलेट करता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को डिलीवरी के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे। तो ये देखिए आपका ए पे आपको मिल रहा है ओस्ट्रोजन, यहाँ पे है और यहाँ पे है। बी पे आपको क्या मिल रहा है, ऑक्सीटोसिन, यहाँ मिल रहा है, यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन मिल रहा है। तो ये तो सी पे है ना, यहाँ पे है प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये सी पे आपको मिल गया प्रोस्टाग्लैंडिन। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर, तो ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन ठीक है भाई, देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द लेबलिंग ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी गिवन इन द फॉलोइंग। फाइन, अब हमें इसमें से बताना है कि करेक्ट ऑप्शन की लेबलिंग कौन सी की गई है, वो बताना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्या है, ए पे क्या है, टेस्टिस है, ठीक है, ए पे टेस्टिस है। बी पे आपका क्या है बेटा, सेमिनल वेसल है। सी पे क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये है वास डिफरेंस। और डी पे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स। बी पे क्या था, सेमिनल वेसल, और डी पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स। हो गया। अब आपको फंक्शन सबका पता होना चाहिए क्या होता है। टेस्टिस जो होते हैं ये प्रोसेस करते हैं 3 to 4 टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या ये प्रोसेस करते हैं, तो इनके पास तो 250 होते हैं ना अप्रॉक्स टेस्टिकुलर लोब्यूल। नाउ बी की अगर बात करें तो ये कह रहे हैं स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ना, नॉरिश करते हैं उसको। सी जो होता है ये वास डिफरेंस, हेल्प एंड स्पर्म ट्रांसफर, तो ये तो सही लिखा हुआ है। वास डिफरेंस क्या करते हैं, स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं। और अगर हम लोग डी की बात करें, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की, तो ये कह रहे हैं सिक्रीट सेमिनल वेसल, तो ये क्या करते हैं, सिट्रेट आयंस को प्रोवाइड करते हैं, है ना, सिट्रेट आयंस को प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कि हमारा सी जो है वास डिफरेंस, इसी का करेक्ट फंक्शनिंग दी हुई है, फंक्शनिंग ही तो है, हाँ, फंक्शनिंग और लेबलिंग सही दी हुई है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, चलो भाई देखो डायग्राम से कुछ पता चल रहा है ये क्या है, किसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल, है ना। नाउ द गिवन डायग्राम एक्स शोज बर्थ कंट्रोल मेथड, ये एक बर्थ कंट्रोल मेथड है। रीड द बर्थ कंट्रोल मेथड कैसे, क्या है ये, फीमेल बॉडी का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट हो रहा होगा, जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करके टाई किया गया है ना। क्या कह रहे हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर एक्स। स्टेटमेंट हमें पढ़ना ही है। एक्स इज डन इन फीमेल्स, क्या ये एक्स इज डन इन मेल्स, क्या ये मेल्स में होता है, नहीं, ये फीमेल्स में होता है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है। इन एक्स वास एफरेंशिया इज कट एंड टाइट, तो ये वास एफरेंशिया नहीं, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जा रहा है। ओके, नाउ कह रहे हैं इन एक्स फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड टाइट, तो ये तो सही लिखा हुआ है। एक्स में क्या है, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जा रहा है और टाई किया जा रहा है। यहाँ पे देखो ये फैलोपियन ट्यूब कट एंड टाइट। नाउ एक्स ब्लॉक द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट, एक्स क्या कर रहा है, गैमेट्स को ब्लॉक कर रहा है ट्रांसपोर्ट होने से, मतलब जो फीमेल गैमेट्स यहाँ पे बनते हैं तो वो यहाँ तक आके ही रुक जाते हैं, आगे फर्दर नहीं प्रोसीड हो पाते। और अगर मेल गैमेट्स यहाँ से गए हैं तो ये यहीं तक आके रुक जाते हैं, यहाँ पर आके फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, नाउ इन एक्स वास एफरेंस कट एंड टाइट, तो ये तो वास एफरेंशिया है ही नहीं, तो कट और टाइट की बात कहाँ से आ गई। तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ आपको सही मिला। अब यहाँ पे देखिए कोर्स अगर मैच करें तो थर्ड एंड फोर्थ सही है आपका, सही तो बताना था। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हाँ करेक्ट ऑप्शन हमें बताना था, तो करेक्ट हमने क्या है, फैलोपियन ट्यूब को कट किया गया, टाइट किया गया, और ये गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये आपके इस सैंपल पेपर का, देख लेते हैं भाई ये भी क्वेश्चन क्या है। द चार्ट गिवन बिलो शोज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें 6 मंथ्स जो है प्रेगनेंसी के वो दिए हुए हैं, और इसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिया हुआ है, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट मंथ में दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ हार्ट, तो हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है फर्स्ट मंथ में,
ठीक है। सेकेंड मंथ की अगर बात करें तो वहाँ पे लिम्स और डिजिट्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ये भी ठीक है। थर्ड मंथ की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, उसका भी डेवलपमेंट हो जाता है ना। अब हमें बताना है फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ में क्या होता है। यहाँ पे ब्लैंक है तो ये हमें बताना है फिफ्थ और सिक्स्थ। अब देखो कहाँ से बताना, आइडेंटिफाई द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट फिफ्थ एंड सिक्स्थ मंथ। ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, मतलब ये फिफ्थ मंथ का दिया हुआ है, ये सिक्स्थ मंथ का दिया हुआ है। तो क्या होता है बच्चों, फिफ्थ मंथ में क्या होता है, जो हेड होता है फीटस का, जो हेड होता है उसमें हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है। ओके, तो हेयर ऑन हेड ये देखो यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद दिया है 6 मंथ्स में अगर हम लोग देखें तो आईलिड्स जो होती हैं वो सेपरेट होने लगती हैं। 6 मंथ्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो यहीं पे मिल रहा है आईलिड सेपरेट। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर? तो अब देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आज के पेपर में आपको मिले हैं, मैच द कॉलम भी मिले हैं। कुछ ऐसा था जिसमें एक आध आंसर इधर उधर गलत दे दिए थे तो वो भी आपको मिले, और यहाँ पे कॉलम में पूरा फिल इन द ब्लैंक्स भी था। तो किसी भी टाइप का बेटा क्वेश्चन आ सकता है, कोई इशू नहीं है। हाँ, बस बात ये है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। जो बुक है हमारी अरिहंत पब्लिकेशन की उसको भी बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत सारे सैम्पल पेपर दिए तो प्रैक्टिस डे बाय डे आपकी बढ़ती जाए। चलिए, टेक केयर, गुड बाय।